Well, how's the juniors doing? Well, hey guys, this video is by Tishika Rawat and I welcome you all at this amazing and most trusted platform of 1514s. Well, we are out with the most awaited video that is for applied mathematics. यार इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बैक्स आती हैं, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा बैक्स आती हैं। इसलिए कि आपके लिए जो पीडीएफ मटेरियल बनाया गया है वो बेस्ट है, विद मस्ट डू टॉपिक्स है, नोट्स बेस्ड ऑन मस्ट डू टॉपिक्स है। जो तुम्हें नोट्स है ना यार, बेस्ट नोट्स हैं। आई लिटरली गारंटी ये कंटेंट मुझे मिल जाता तो आई कैन टॉप द एग्जाम्स। ठीक है, तो नोट्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं, उसने स्टेप वाइज लिखा है, प्लस में फिर न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं। थर्डली आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ एवरी पीडीएफ। उसके बाद फोर्थली ये जो पीडीएफ है ये जो वीडियो है इसमें आपको फुल लेक्चर समझाया भी जाएगा। उन नोट्स को एक डिवाइस में खोल के बैठ जाना, दूसरे डिवाइस में वीडियो को सुनते रहना और साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, समझ में आ गया? प्लीज पिक्चर की तरह नहीं देख रहे होगे, साथ साथ करना। मैंने बता दिया मैथ्स में बहुत बैक्स आती हैं। सेकंड थिंग, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी योर फिजिक्स पेपर। यार 70 to 80% चीजें रिजेंबल कर रही थी एंड दैट वाज टू गुड टू सी, बिकॉज मेरे टाइम पे बहुत बैक्स आई थी अप्लाइड फिजिक्स में, लिटरली बहुत बैक्स थी। तो इट वॉज गुड टू सी दैट यू पीपल अटेम्प्टेड वेल। और मुझे एज यू पीपल वर आस्किंग मी टू डिस्क्लोज द रोड मैप, तो यार सबसे पहले इजी टॉपिक है द मैट्राइसिस। मैट्राइसिस कंप्लीट कर लेना। इसी वीडियो में बहुत क्रिस्पली समझाया गया है, लिटरली यू कैन ट्रस्ट, बहुत ही अच्छे से समझाया गया। उसने पहले स्टेप्स डिस्कस करे फिर क्वेश्चन करके दिखाया है, तो दैट्स व्हाट ऑल यू नीड इज। साथ में लिखते रहोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैट्राइसिस के बाद यू पीपल विल बी कमिंग ऑन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद जाना अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, दैट इज योर यूनिट नंबर 2। और उसके बाद आप जा रहे होगे यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 को आई विल सजेस्ट लास्ट में करना। जैकबियंस वगैरह जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बनता ही बनता है। तो जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना बेस्ट है। क्वेश्चंस के लिए मैंने एक तो तुम्हारा जो लास्ट है पीडीएफ का, उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस में आई विल बी अटैचिंग योर प्रीवियस ईयर पेपर्स 2। साइट में जाओगे ना तो वहां पे नीचे लिखा हुआ है पीवाईक्यू, तो वहां पे आकाश अटैच्ड है, वहां से जाकर के और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आई होप कंटेंट अच्छा लगेगा, एंजॉय करोगे। जल्दी से जाके पेन पेपर लेके आओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। 1500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रख देते हैं इस वीडियो पे, 1000 तो हो चुके। टिल देन एंजॉय द कंटेंट। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव भारद्वाज और आज हम करने जा रहे हैं बीटेक आईपीयू का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जिस्ट, जिसमें इंक्लूडेड है लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट्स, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन एंड जैकोबियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है इसके क्वेश्चंस को। सो अगर हम देखें स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं स्टेप 1 में डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एक्स होता क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लाइक अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स एंड वाई में, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट, कि वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए हम एक्स की डिफरेंशिएशन कर देंगे फंक्शन एफ में। सेम डेल एफ बाई डेल वाई भी निकालना होता है हमें इसमें। देन आता है इसका स्टेप 2, जिसमें हम डेल एफ बाई डेल एक्स को ज़ीरो पर रख रहे होते हैं और डेल एफ बाई डेल वाई उसको भी ज़ीरो रख रहे होते हैं। फिर इन दोनों को ज़ीरो रख के हमें मिलती हैं दो इक्वेशंस। उन दो इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने होते हैं एक्स और वाई के। एक्स और वाई के हो सकता है हमारे पास एक ही वैल्यू है एक्स और वाई की दोनों की, हो सकता है दोनों की दो दो वैल्यूज़ आ जाए, हो सकता है दोनों की तीन तीन वैल्यूज़ आ जाए। तो उन सबको मिलाकर हमें कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने होते हैं एक्स और वाई के। फिर उन कोऑर्डिनेट से हम पता लगाते हैं क्या वो मतलब उन कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। देन हमें निकालना होता है आर। अब आर क्या होता है? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि हम फंक्शन एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, टेकिंग वाई एज अ कांस्टेंट या फिर अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। सेम फिर हमें टी निकालना है, टी भी हमारा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, सेम एक्स को कांस्टेंट लेके। देन हमें निकालना होता है इसके अंदर एस। एस कैसे निकलता है? पहले उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, देन उसको डिफरेंशिएट कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में। अब कुछ सवाल ये उठ के आ सकता है कुछ लोगों का कि डेल वाई और डेल एक्स को अगर हम आगे पीछे कर दे क्या वो सेम रहेगा? हाँ, वो सेम ही रहता है।
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी सेम होता है इसी के। तो एक बार अगर लिख दें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इसी के इक्वल होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले है कौन बाद में। बस क्या हो रहा है कि पहले एक बार हम उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन y के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उसे, तब हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एंड देन जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तब हम x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देन फ्रॉम हेयर वी हैव r, t एंड s। इन r, t और s से फिर हमें इनको इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। इस इक्वेशन का अगर इससे हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल सा मिलेगा, पॉलिनोमियल या फिर कुछ भी इक्वेशन सा मिलेगी हमें यहाँ से, अलजेब्रा की इक्वेशन। देन हमें x और y जो कि यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स बने थे, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि क्या अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमें फिर उनकी वैल्यू किस में पुट करनी है, r के अंदर। फिर r के अंदर अगर पुट करने के बाद r क्या है, ये हमारा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर हमें उनको r में पुट करके देखना है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और r के अंदर अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। देन हमारा सेकंड केस आ जाता है जब वो हमारा ये यहाँ से जो हमारा ये आ रहा है कोऑर्डिनेट्स को पुट करके वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वो ना ही हमारा मैक्सिमा का केस है ना ही मिनिमा का केस है। एंड इक्वल टू ज़ीरो ये हमारा बहुत ही कम आता है, इसीलिए हमने इसका डिस्कशन इसके अंदर छोड़ रखा है। एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, या फिर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे हैं, उसमें इक्वल टू ज़ीरो वाले बहुत ही कम आते हैं। अगर ऐसा होता है तो कुछ हमें एक स्टेप्स और देखने पड़ते हैं। अब अगर हम इसी का एक एग्जांपल देख लें तो हमें इसमें क्या बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है हमें इस फंक्शन का, जो कि हमें यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, और ये है इसका a यहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है, नॉर्मल सी थिंग है। फिर जैसा कि स्टेप 1 में था हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला, डेल एफ बाई डेल वाई निकाला। देन हमारा स्टेप 2 क्या था, इसको 0 के इक्वल पुट करके देखना है, इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी। ये एक इक्वेशन बनी है यहाँ से, देन यहाँ से हमारी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन इन दो इक्वेशंस के हमें क्या निकालने थे, सॉल्यूशंस निकालने थे। तो इनके सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, इन्हें सॉल्व करके देन यहाँ पे हमारा इक्वेशन इनको सॉल्व किया हुआ है, ये हमारा यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से निकाल के किस में डाली हुई है, इक्वेशन नंबर 4 से निकाल के शायद 5 में डाली हुई है। देन इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a। फिर हमने यहाँ से y की वैल्यू भी निकाली हुई है, जो कि हमारे पास एक y की वैल्यू आ रही है, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू a। अब जो हमारा y 0 आ रहा था वो x के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में आ रहा था, तो 0,0 एक कोऑर्डिनेट बन जाता है, एंड a दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाता है। देन हमारा स्टेप क्या था, हमें r, s और t निकालने थे, ये तीनों भी हमने निकाल लिए। फिर क्या करना था हमें, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखना था। आर टी माइनस एस स्क्वायर में जब हम कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखेंगे तो पहला क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव में हमारा क्या था, ना ही वो मैक्सिमा होगा ना ही वो मिनिमा होगा। देन हम अपना दूसरा पॉइंट पुट करके देखेंगे, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट पुट किया था, यहाँ पे हमने जब दूसरा पॉइंट पुट किया तो हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा और या फिर मैक्सिमा। हमने मिनिमा कैसे पता लगाया, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, हमने यहाँ से फिर इसके बाद जब ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया, हमने इसकी वैल्यू को आर में डाल के देखा। आर में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा था, आर में अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा था। तो यहाँ पे पॉजिटिव आई होगी तभी हमारा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बना है। नाउ अगला स्टेप क्या था, फंक्शन में सिंपली वैल्यू को पुट करो और निकाल दो कि कितना हमारा उसका मिनिमा बन रहा है। सेम एज यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। So now moving forward to another topic, method of Lagrange multipliers। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन दिया होता है 3 वेरिएबल्स में। यहाँ पर हमारा जो ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा वाला मेथड है
वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया होता है 3 वेरिएबल्स में, जिसके ऊपर हमारा एक कंस्ट्रेंट भी लगा होता है। तो इसको सॉल्व करने के इसके भी सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि फंक्शन क्या है और कंस्ट्रेंट क्या है, और कंस्ट्रेंट को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है। देन हमें उसकी एक ऑक्सिलरी फंक्शन या फिर लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना होता है इन द फॉर्म ऑफ कि एफ ऑफ एक्स वाई और जेड हमारा बन जाए। पहले हमारा आए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है हमारा कंस्ट्रेंट फंक्शन। फिर हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू जेड, और इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तीनों को निकाल के। देन इन द नेक्स्ट स्टेप फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ से 3 इक्वेशन बनी होंगी, पहली इक्वेशन यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, हम वहाँ से निकाल लेंगे तीनों के स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स वही कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देन सेम जैसे हमने मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में किया था, वैसे ही हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर में वैल्यूज़ पुट करके वही पॉजिटिव नेगेटिव वही सारी तीनों कंडीशंस जो बताई हुई थी वही सब कुछ करना है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या एक ड्रॉबैक भी लिखा हुआ है, लैग्रेंजेस मेथड डज नॉट गिव द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स, कि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स का नेचर नहीं देता, वो हमें इसी मेथड से निकालना होता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, उसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, वो हम पॉइंट्स को पुट करके निकाल देते हैं। तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया था कि इसको इक्वल्स टू 0 करके लिखना होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देन इफ वी गो फॉरवर्ड, इसी में तो ये बना दिया इन्होंने हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन या फिर इक्वेशन, ऑक्सिलरी फंक्शन या इक्वेशन जो भी है। देन हमारा इन्होंने निकाला हुआ है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये 3 इक्वेशंस बना दी। इन 3 इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करके निकाला है, वेट इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे बस जिसमें इस वाली इक्वेशन में पहले z को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y को, यहाँ पे x को, फिर तीनों को तो कॉरस्पॉन्डिंगली सॉल्व करके हमने जब आंसर निकाला तो हमारा x y z तीनों बराबर आ गया है। देन कंस्ट्रेंट में इसकी वैल्यू पुट करके, कंस्ट्रेंट वाला जो फंक्शन है, इस वाले फंक्शन में x y z को इक्वल पुट करके, ये वाला, इसमें जब हम x y z को इक्वल पुट करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू a, जो कि यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है। देन हमने इसका जब नेचर पता लगाया तो इसका नेचर क्या निकला हमारा, मिनिमम, कि ये मिनिमा वाला पॉइंट है। तो फिर हमने इसकी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करके देख ली। फंक्शन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों की वैल्यू सेम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू का 3a स्क्वायर। देन हेयर इज़ अनदर एग्जांपल, ये आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर चेक करिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। देन हम आ जाते हैं जैकोबियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैकोबियंस ऐसा एक टॉपिक है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी आप इसे डाल सकते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। जैकोबियन होता क्या है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। देन ये इसका होता क्या, डिटर्मिनेंट होता है ये हमारा किसका, पहले u जो है हमारा, ये हमारा होता है पहले एक फंक्शन जो कि होता है हमारा u और v, जो कि हमारा किस में होता है, डिपेंडेबल होता है x और y पर। लेकिन x और y क्या होता है, ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर लिखा भी होगा। सो u एंड v हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट फंक्शंस हैं किस पर, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कौन कौन से, x एंड y। तो अगर हम अब जैकोबियन को सॉल्व करने का सोचते तो जैकोबियन आर जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सम पार्शियल डेरिवेटिव्स, किस किस के, पहले अगर फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है u, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं x और y दोनों से, तो वो हमारी बन जाती है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इन दैट डिटर्मिनेंट। कौन कौन सा, u, डेल u अपॉन डेल एक्स एंड डेल u अपॉन
डेल वाई। देन सेकेंड रो बन के आ जाती है हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स, अब वी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसे अगर हम 3 वेरिएबल्स के लिए देखें तो ये हो जाता है यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। देन वी के लिए हो जाता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड। तो हो जाती है हमारे यहाँ तक सेकेंड रो। एंड थर्ड रो हो जाती है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। बाकी इसकी कुछ एप्लीकेशन है, लाइक कुछ अगर कार्टेशियन प्लेन को पोलर फॉर्म में करके सॉल्व करना हो तो देन इसकी मेन चीज़ आ जाती है वो है प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, इससे प्रूविंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि हमारा j इंटू जे डैश क्या होता है, हमारा 1 होता है। j क्या होता है हमारा, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई होता है हमारा j। तो डेल j प्राइम क्या हो जाएगा, फिर j डैश क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। और इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारा, 1 होता है। ऐसे ही इसमें चेन रूल भी आता है, जैसे हमारा आता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन में चेन रूल आता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। कैसे है, डेल यू अपॉन डेल वी। पहले हम समझा देते हैं कि ये है क्या। यू और वी जो है हमारे फंक्शंस होंगे जो कि एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन एक्स और वाई इस बार इंडिपेंडेंट ना होके वो भी डिपेंडेंट होंगे किस पे, आर और एस पर। जैसे कि अब यहाँ पे यू और वी जो है उसका हमने जैकोबियन निकाल दिया एक्स और वाई में, एंड देन एक्स और वाई का जैकोबियन निकाल दिया हमने आर एंड एस में। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन आर एस। ठीक है, तो ना अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है r cos थीटा, y की वैल्यू दे रखी है r sin थीटा, और हमें इसका जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, x और y का निकालना है। तो निकाल के प्रूव करना है कि वो हमारा r के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मली इसको टर्म लिख दी सारी कि क्या क्या टर्म आएंगी फर्स्ट रो में सेकेंड रो में। देन हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी कि डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या आएगी। आर के रिस्पेक्ट में इसको थीटा को कांस्टेंट रखते हुए पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, सेम इसमें किया है, सेम इसमें है, एंड देन सेम इसमें है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है आर को कांस्टेंट रखते हुए। जहाँ पर भी नीचे डेल थीटा है वहाँ पर आर कांस्टेंट है, जहाँ पे नीचे आर है वहाँ पर थीटा कांस्टेंट है। नाउ जैकोबियन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर निकाला जो कि आर ही आ रहा है। सो हेंस प्रूव्ड, हमने इसको आर प्रूव कर दिया है। देन इसका एक और क्वेश्चन है, या एग्जांपल के तौर पे देख लीजिएगा। देन इट्स अनदर क्वेश्चन। हाँ, फिर ये एक थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। इसका एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, कि अगर u और v हमारे पास फंक्शन है x और y में, एंड हमें डिपेंडेंसी चेक करनी है कि क्या u और v ये दोनों भी आपस में डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो ये कैसे चेक होगा, हम उसका अगर जैकोबियन निकाल के देखें तो हमारा 0 आना चाहिए। लाइक इन दिस क्वेश्चन u v and w are 3 variables which are dependent on x y z, 3 independent variables। तो जब हम इसका जैकोबियन निकालेंगे तो इसका जैकोबियन जब हमने सॉल्व करके निकाला है पूरा, यहाँ से ये सॉल्व हुआ, तो ये देखिए ये 0 आ रहा है, यानी कि ये हमारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसमें हमें रिलेशन निकालने को भी दिया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। हमें w दिया हुआ है, हमें इसका एक आइडेंटिटी लगा के पूरा पॉलिनॉमियल्स की आइडेंटिटी निकाल के पूरा सॉल्व किया हुआ है, और इसका रिलेशन निकल के आया हमारे पास 4w इज इक्वल्स टू यू क्यूब प्लस 3uv। सो यहाँ पे हमारा जैकोबियन ख़त्म होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसका मेन फार्मूला जो है वो ये आ जाता है हमारे पास। बेसिकली ये यूज़ कहाँ होता है, ऐसी इंटीग्रेशंस में जो कि किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। एंड यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई हैं, तो अपने आप ही पता लग रहा हो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए यूज़ होता है, और हम इसको और क्या नाम देते हैं, लेबिनिज इंटीग्रल रूल। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक क्वेश्चन देख लें कि जैसे कि हमारा ये हमें इन्होंने निकालने को दिया हुआ है, तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो अब हमें क्या पता है कि हमारे a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a। तो ऐसे यहाँ पर t की पावर x का दिया हुआ है हमें, t की पावर x ln t। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अंदर वाले के न्यूमरेटर को, इस फंक्शन के न्यूमरेटर को हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ गया ये एल एन टी से एल एन टी कटा, देन हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। सिंस वी हैव डिफरेंशिएटेड इट, सो अब हमें एक बार इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ऑफ दी सी। हमारे पास कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा जी ज़ीरो जो होगा वो हमारा ज़ीरो ही होगा, राइट। तो हमारे पास जो जी ज़ीरो है वो ज़ीरो ही निकालना है हमें, मतलब हमें जी थ्री निकालना था, तो जी ज़ीरो जो है हमारा ज़ीरो ही है। तो हम अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करके देखें, तो अगर हम जी ज़ीरो सॉल्व करके देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्क्रेबल्ड उसमें आ गया है, तो जो यहाँ पे लिखा मैं वही बता देता हूँ। तो हमारा जी ज़ीरो जो है वो आ जाएगा हमारा सिंपली सी, और जी ज़ीरो में क्या दे रखा था, ज़ीरो दे रखा था। अब ये सी कैसे आया? जब हमने एक्स को ज़ीरो पुट किया यहाँ पे, तो ये बन गया एल एन वन, एंड एल एन वन क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो दैट्स हाउ हेयर कम्स ओनली सी। तो हमारा जी ज़ीरो आ गया सी, एंड सी भी हमारा आ गया फिर ज़ीरो फर्दर। तो हमारा सी ज़ीरो है, तो हमारा जी थ्री क्या आ जाएगा, सिंपली एल एन फोर, एंड एल एन फोर को हम रिराइट कर सकते हैं किस में, टू एल एन टू को, टू की फॉर्म में। कैसे? फोर जो हमारा टू का स्क्वायर होता है, एंड लॉ की प्रॉपर्टीज़ लगा के टू हमारा जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो सो हेयर इज द फाइनल आंसर, टू एल एन टू। So that was the last topic for our unit 1, and now we are proceeding with the unit 2 topic, Bessel's equation and Bessel's function. So Bessel differential equation होती है हमारी, एंड Bessel function होता है हमारा ये। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक बारी n डाल के एंड एक जगह पर माइनस n डाल के। तो जहाँ जहाँ पे पहले में n होगा बस उसी की जगह पे माइनस n होना है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। लेकिन अब जो बेसल्स इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर प्रूविंग के आते हैं या फिर किसी किसी जगह पे सॉल्विंग के भी आते हैं। तो प्रूविंग और सॉल्विंग में ज़्यादातर कौन से फार्मूलेज लग रहे होते हैं, ये रिकरेंस रिलेशंस, जो है हमारे रिकरेंस फार्मूले और रिलेशंस, ये सारे हमारे लग रहे होते हैं हमारे क्वेश्चंस में, जहाँ पर भी हमें बेसल्स इक्वेशन के क्वेश्चन दिख रहे होते हैं। तो ये हमारा ये बेसल्स इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे निकालना है जे थ्री बाई टू, तो जे थ्री बाई टू कैसे निकलता है, निकालना नहीं है हमें, बेसिकली प्रूव करना है कि जे थ्री बाई टू हमारा क्या है, रूट टू अपॉन पाई बाई एक्स साइन एक्स बाई एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि इन दो वैल्यूज़ को अगर याद हो सके तो याद कर लीजिए। दीज आर सम बेसिक वैल्यूज़ जो हर जगह पर बेसिस इक्वेशन के क्वेश्चन में यूज़ हो रही होंगी, जहाँ पर भी हमें प्रूविंग या फिर ऐसे सॉल्विंग के लिए निकालने को आएगा। तो नाउ अगले स्टेप में जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने रिकरेंस रिलेशन ही यूज़ किया है, ये वाला रिलेशन यूज़ करके इन्होंने इसे सॉल्व किया है। तो जे थ्री बाई टू हमारा क्या हो गया, एन प्लस वन, जे माइनस का हाफ क्या हो गया हमारा, जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, एंड ये आ गया हमारा जे ऑफ हाफ। तो अब इस रिकरेंसिलेशन से हमें सॉल्व करके हमें ये वाली प्रूविंग हमें मिल जाएगी, जे थ्री बाई टू हमारा ये आ जाएगा। सो नाउ इसका एक ही क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा एग्जैक्ट ओडीई एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हमारी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारा एम एक्स वाई कोई भी एक फंक्शन होगा एक्स और वाई की फॉर्म में, सेम जाता है हमारा एन एक्स वाई के लिए। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, और ये अगर हमारा दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे एग्जैक्ट ओडीईज हैं। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना होता है, इस m फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है dx के फॉर्म में, जहाँ पर कौन सी टर्म्स लेनी होती है, लेकिन हमें वो टर्म्स जिनमें y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन n में हमें क्या लेनी होती हैं, वो टर्म्स जिसमें x ना आ रहा हो, नॉट इन्वॉल्विंग x, जिसमें x ना आ रहा हो उनकी हमें इंटीग्रेशन करनी होती है y के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारे किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। नाउ अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं जो जिन्हें हम रिड्यूस करके एग्जैक्ट ओडीई की फॉर्म में ला सकते हैं,
क्या यूज़ करके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज। तो नाउ इन रूल 1 अगर हमारा ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है 1/mx प्लस एन वाई। अब mx क्या होता है यहाँ पे, डेल m अपॉन डेल x, और ny क्या होता है, डेल n अपॉन डेल y। लेकिन यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आ जाती है कि mx हमारा इन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर सिंपली mx हमारा नेगेटिव ऑफ ny के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये पूरी टर्म हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। नाउ अगर हमारे पास दूसरी फॉर्म में हमारा जो m और n जो हमारे फंक्शन है वो इस फॉर्म में होते हैं, देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आता है दिस, एंड इसमें कंडीशन लगी होती है कि हमारा mx ny के इक्वल ना हो। देन रूल 3 में अगर हमारी फॉर्म कुछ ऐसी निकल के आती है कि हमारा my और my माइनस एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/n एक फंक्शन निकल के आ रहा है जो कि सिर्फ x में फंक्शन है, तो हमारा IF हो जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। एंड देन रूल 4 में होता है हमारा, अगर हमारा सेम ऐसा ही कुछ फंक्शन निकल के आता है, ये वाली फॉर्म में हमारा फंक्शन निकल के आता है सिर्फ y ओनली, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। नाउ रूल 5 अगर हमारा इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में होगा, x की पावर a y की पावर b py dx प्लस qx dy प्लस x की पावर cy की पावर d ry dx प्लस sx dy इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन के आता है, x की पावर h एंड y की पावर k। फिर यहाँ से हमें मल्टीप्लिकेशन करके या फिर कुछ भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके हमें यहाँ से उसे एग्जैक्ट बना देना होता है, वो हमारी एग्जैक्ट बन जाती है। नाउ रूल 6 में होता है कि हम उसे सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दें। लाइक कहीं पे अगर हमारा x है तो अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो उसे r cos थीटा में चेंज करके पूरा आंसर निकाल देना, सॉल्व कर देना। लाइक क्वेश्चन में जैसी नीड होगी हमें उस हिसाब से उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा। अब यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन इज y sin xy प्लस xy स्क्वायर cos xy dx, तो ये हमारा हो गया पूरा m एंड ये हो गया हमारा पूरा n सिंपली। तो हमारा जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये m है ये n है, और ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में हमारा स्टेप मार्किंग बहुत होती है, तो ये लिखने के भी हमें मार्किंग मिल सकती है। तो कुछ नहीं आता तो m और n तो वहाँ पे लिख के ही आ जाओ, अगर ऐसा एग्जैक्ट ODE का हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। नाउ डेल m अपॉन डेल y हमारा ये आ गया, डेल n अपॉन डेल x हमारा ये आ गया, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमें कोई रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली ये हमारी एग्जैक्ट ODE आ गई है हमारे पास। नाउ अब हमें इंटीग्रेशन कर देनी है m की विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड n में हमारी कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने ज़ीरो के साथ कर दिया है। नाउ इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। तो यहाँ पर डिफाइन लिखी हुई है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हैं, इसकी डेफिनेशन आती नहीं है इतनी, तो सीधा हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में होगा, तो सिंपली हमें उसे डिफरेंशिएट करना होगा ताकि हम कांस्टेंट को रिमूव कर सकें, और हमारी फॉर्म आ जाएगी कुछ ऐसी अब फंक्शन की। अब जहाँ पर भी हमारा dy अपॉन dx है वहाँ पर हमें उस dy अपॉन dx को किससे रिप्लेस करना है, माइनस का dx अपॉन dy, हम उससे रिप्लेस कर देंगे किसको, dy अपॉन dx को। तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, अब फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, z के लिए इसे सॉल्व कर देना है ताकि हमें इक्वेशन मिल सके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। हमें सिंपली इस फंक्शन को सॉल्व कर देना है ताकि हमारे पास इक्वेशन आ सके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। सेम ऐसे पोलर कर्व्स में भी है, बस यहाँ पे हमें फंक्शन को पहले इससे कांस्टेंट रिमूव करना होता है, देन फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर हम
इसको जो हमारा डी आर बाई डी थीटा है उसको हम माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे होते हैं। देन हमें फिर वही ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है ना। अगर हम इसका एक क्वेश्चन देख लें तो ये हमारा होगा फंक्शन, इसमें हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है ना। इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, पर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू के एक्स की अगर बाई चांस कोई कांस्टेंट होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द इक्वेशन नंबर 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2yx। अब यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना था, इफ़ यू रिमेंबर माइनस का dx अपॉन dy से, ये रहा। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस करके हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, x को x की तरफ ले गए, y को y की तरफ में ले आए एंड सिंपली सॉल्व करके हमारे पास ये आ गई हमारी इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। नाउ सेम एज सेकंड क्वेश्चन पोलर फॉर्म का, इसका पोलर फॉर्म में बस ज़्यादा नहीं है, माइनस का आर स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई डी बाई डी थीटा से हमें उसे रिप्लेस करना होता है। नाउ सॉल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 2 का। नाउ इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें सिंपली हमें एक मैक्सिमम टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, क्योंकि उससे आगे ये सॉल्व नहीं कर सकता। ये वाला रूल जो है, ये वाला जो मेथड है, ये इससे ज़्यादा की ऑर्डर की इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी इन द फॉर्म y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू r की फॉर्म में। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। और वो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हमें CF निकालना होगा। CF निकालने से पहले एक इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हमें वहाँ से CF निकालना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है कि जहाँ पर भी डबल डैश है वहाँ हम डी स्क्वायर लिखते हैं, और जहाँ पर भी सिंगल डैश है यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन है वहाँ पे हम लिखते हैं डी, एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ही उठा लेते हैं। जहाँ पर भी एज सच y है जैसे यहाँ पर, तो हम इसको सिर्फ q ही लिखेंगे हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो ये होती है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस तरीके से बनती है। वहाँ से फिर हमें उसे सॉल्व करके ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें निकालना पड़ता है CF से फिर हम निकालते हैं रॉन्स्किन कैसे निकालते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट होता है। पहले नॉन डिफरेंशिएटेड, फिर डिफरेंशिएटेड को अगली रो में लिखते हैं हम y1 एंड y2, वही ऊपर से ये है y1 और यहाँ से है y2 CF वाले। नाउ देन हमें निकालना होता है ux एंड u1 और u2। ये क्या होता है, हमारा फंक्शन ऑफ x होता है, जो कि हमें निकालना होता है किस लिए, ताकि हम बना पाए पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड CF की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो CF इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन में वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं। उसके लिए हमें u1 एंड u2 निकालना होता है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। अब ये तो हमारे डैश हैं, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी हैव u1 एंड u2। नाउ स्टेप 4 इज सिंपली कि हमें इनकी वैल्यू सीधा सीधा y में बजा के पुट करनी है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक r दिख रहा होगा, ये r से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये r है क्या। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इस फॉर्म में, तो r यहीं से हमने उठाया, जो भी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ में था। यहाँ पे सारे y वाले टर्म्स है, लाइक डिफरेंशिएटेड, डबल डिफरेंशिएटेड एंड ओनली y वाले टर्म्स, एंड बाकी सब जो है वो दूसरी साइड पे होता है, यानी कि जो इसमें भी y की टर्म्स नहीं है, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो x वाली टर्म्स नहीं है, वो हमारा सब कुछ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ में होता है, और उसे ही हम r कहते हैं। देन यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करके pi, देन यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना। अगर हम इसका एक क्वेश्चन देखें तो ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये है हमारी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन ना। यहाँ से हमने m की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। नाउ अब इस m की वैल्यूज से हमें निकालना है CF की इक्वेशन कैसे निकलती है, y इज इक्वल्स टू C1 y1 एंड C2 y2, इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन।
नाउ तो यहाँ पे हमने जब भी हमारा इमेजिनरी कुछ भी आता है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स आती हैं, तो हमारी इसकी क्या फॉर्म होती है, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 cos बीटा एक्स। तो यहाँ पे बीटा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने 2 का 2 लिख दिया है। नाउ अब जब हम इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे तो स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 में हमें क्या करना था, पी बनाना था। पी की इक्वेशन क्या है, u1 y1 प्लस u2 y2। तो अब हमें निकालना पड़ेगा u1 y1, लेकिन उससे पहले क्या निकालना है हमें, रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन निकालने के लिए सबसे पहले नॉन डिफरेंशिएटेड, देन अगली रो में डिफरेंशिएटेड। तो नॉन डिफरेंशिएटेड में हमने क्या डाल दिया, cos 2x sin 2x sin 2x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा। इसका जो मैंने निकाला जो कि 2 आया, विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। सो हेंस अब हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। अगर 0 आता तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता, क्योंकि हम इसे डिनोमिनेटर में यूज़ करने वाले थे। नाउ पी की इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो ये रहा हमारा u1 एंड ये है हमारा u2 इतना, ये y2 है, ये u2 इतना है, ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। तो नाउ अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y1 का y1 एज इट इज़ आ गया है, y2 का y2 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पे r की जगह पे x लिया हुआ है, तो x का हमारा क्या था, x था हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 4 secant स्क्वायर 2x। तो 4 secant स्क्वायर 2x 4 secant स्क्वायर 2x एज इट इज़ लिख दिया है। नाउ यहाँ पे हमने लेना था y2 फार्मूले के हिसाब से, क्या लेना था हमें यहाँ पे, y1 लेना था u2 में, और u1 में लेना था y2। तो u1 में y2 ले लेंगे, u1 में y2 हमारा क्या था, sin 2x, तो u1 में y2 आ गया, एंड u2 में y1 आ जाएगा विच इज़ cos 2x। नाउ इसको इंटीग्रेशन करके जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा पी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, हेंस इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल for method of variation of parameters. Now our next topic is Legendre's equation and Legendre's polynomial. So this is some theory about Legendre's polynomial and functions. तो ये हमारा बेसिकली एक लेजेंड्रे फंक्शन है, एंड इससे हमने एक सीरीज़ निकाली। इस सीरीज़ का यूज़ करते हुए फिर हमने एक पॉलिनोमियल बनाया, ये बनाया हमने पॉलिनोमियल। अब इनको कुछ एक स्पेसिफाइड कोफिशिएंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव दीज एज लेजेंड्रेज पॉलिनोमियल, और इसका हमने एक फार्मूला भी बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं रॉड्रिगेज फार्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाइड विद सूटेबल कॉन्स्टेंट्स एंड कॉल्ड एज लेजेंड्रेज पॉलिनोमियल्स। ये हमारा इसका फार्मूला होता है निकालने का। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बेसल्स इक्वेशन में रिकरेंस रिलेशंस यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम इसके अंदर होता है, इसमें भी रिकरेंस रिलेशंस यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ लेजेंड्री पॉलिनोमियल। तो अब जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तब इसमें हमें प्रूव करने को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि हमारा ये जो पूरा है ये इसके इक्वल है। नाउ ये हम कैसे कर सकते हैं, रिकरेंस रिलेशंस का यूज़ करके। रिकरेंस रिलेशन में पहले रिलेशन को हम n से मल्टीप्लाई करें, तो छठे रिलेशन को 2n+1 से मल्टीप्लाई करें, और अब हम उनको जब ऐड कर देंगे देन वी हैव दिस थिंग, एंड इसको रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। सो रिकरेंस रिलेशंस इन लेजेंड्रेज पॉलिनोमियल एंड बेसल्स इक्वेशन, ये इन दोनों के याद कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है कुछ ऐसी, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। अब इनको जब हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनको if से मल्टीप्लाई करना होता है y के इस साइड पे, ये हमारा इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट होता है। y को हमें if से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड फिर इंटीग्रेशन करनी होती है q ऑफ if dx प्लस ऑफ द c। तो अब इसमें हमारा if क्या होता है, if होता है हमारा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब यहाँ पे p क्या होता है? p होता है हमारा, जैसा कि इस इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ था, p होता है जो कि हमारा y के कोफिशिएंट में होता है। ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड अगर बाय चांस हमारी इक्वेशन में वेरिएबल्स ऊपर नीचे कर दिए जाएँ या फिर एक्सचेंज कर दिए जाएँ एक दूसरे के प्लेस से, लाइक dx बाई dy करके कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें px इक्वल्स टू q दे रखा हो, उसमें भी हमारा सेम ही सॉल्यूशन निकलता है। बस x की जगह पे y आ जाता है एंड y की जगह पे x आता है। यहाँ पे पहले y था, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे पहले x था, यहाँ पे y आ गया है। लेकिन if निकालने के तरीके में भी सेम ही रहता है। लाइक if इसमें क्या रहता है? e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, लगभग सेम ही तरीका है। बस जहाँ पर भी अगर वेरिएबल्स चेंज होते हैं, x की जगह पे y आता है, y की जगह पे x आता है, वहाँ पे हमें इसके सॉल्यूशन करते हुए भी x की जगह पे y एंड y की जगह पे x कर देना होता है। ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसे कर जाओगे तो पक्का, अगर आया तो 2-3 मार्क्स में आएगा, और वो पक्का 2 से 3 मार्क्स हमारे आराम से हमें मिल सकते हैं। नाउ अगर इसका एक एग्जांपल देख लें, सॉल्व dy बाई dx प्लस y सीकेंट x इज इक्वल्स टू 10x। अब ये हो गया हमारा q, ये हो गया हमारा p, क्योंकि y का कोफिशिएंट है, ये dy बाई dx ही है। तो यानी हमें ये हमारी कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या था? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकला था? p dx से, क्योंकि हमारा dy बाई dx है। सो p सीकेंट x, इंटीग्रेशन करेंगे, सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log x सीकेंट x 10x, सीकेंट x प्लस 10x, तो यहाँ से फिर e से log कट जाएगा, देन वी हैव सीकेंट x प्लस 10x। तो फिर जब हम इसका नॉर्मल इक्वेशन में पुट करेंगे, q हमारा 10x हो गया, इसके साथ इक्वेशन में पुट करके जो आंसर निकालेंगे, सो वी हैव दिस सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के, एंड दीज आर सम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2, and hence we are done with unit 2. A few moments later. So now we are going to start with unit 3, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है केले हैमिल्टन थ्योरम। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर साल में एक क्वेश्चन देखा गया है। तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि हमारा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इसे हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमें यही थ्योरम को वेरीफाई करना है, दूसरा है इसका यूज़ करके हमें ए इनवर्स निकालना है, तीसरा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस थ्योरम का यूज़ करके, एंड फोर्थ है कि हमें -2 निकालना है, ए की पावर -2 निकालना है। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये क्या होता है? इसके अंदर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, जो ए का ऑर्डर होगा, ए भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यहाँ पर, तो ए का जो ऑर्डर होगा वही हमारा आई का ऑर्डर होगा। सो नाउ सिंपली हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से ए हमारे पास ये गिवन है, तो 3 × 3 है, तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 × 3 का ही होगा। एंड देन हम क्या बना लेंगे? इक्वेशन बना लेंगे इसकी ये। अब ये हमारे पास आ जाता है फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये इसमें हम क्या करते हैं थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, कि हम जहाँ पर भी लैम्डा है वहाँ पर हम ए पुट कर देते हैं, एंड देन हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये वेरीफाई हो रहा है, अगर ये 0 आ रहा है, देन इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो केले हैमिल्टन थ्योरम है ये हमारी वेरीफाई हो रही है। सबसे पहले हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? ए हमारे पास है, ए स्क्वायर की हमें ज़रूरत है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लिया हमने यहाँ से, एंड देन ए स्क्वायर हमारा आया ये, देन ए स्क्वायर निकालने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ए क्यूब की। ए क्यूब की हमने यहाँ से निकाल लिया, सिंपली ए में ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाउ ए की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि हमारी यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ इसे। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, एंड यहाँ पर भी 0, एंड यहाँ पर भी 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारा 3 × 3 का। अब क्या, अब जब हमें ए इनवर्स निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में
सबसे पहले ए इन्वर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरफ तो जीरो ही है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स होता है, ए इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, एंड देन ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है। अब बस इस इक्वेशन में जो जो हमने ए स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाली थी, ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल के देन इस सबको ऐड करके एंड सब्ट्रैक्ट करके 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ए इन्वर्स, जो कि ये रहा। हेंस इसका बी पार्ट भी हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं सी पार्ट पर। जब भी हमारे पास ऐसी क्वेश्चन दे रखी हो तो उसको आसानी से रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे वैसे निकालने जाएंगे, ए क्यूब तक तो आसान था, ए की पावर 4 निकालना, 5 निकालना, 6 निकालना, एंड देन 7 निकालना, 8 निकालना, ये इससे हमारा क्या बन जाएगा, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा फिर हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, जो भी हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिवीजन के बाद, डिवाइज़र, डिविडेंट एंड रिमाइंडर एंड समथिंग समथिंग, तो उस तरीके की फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। अब हमारे पास ये क्या था, ये हमारा ज़ीरो आया हुआ था, हमने इसको अभी ज़ीरो प्रूव किया है। कहाँ पर, यहाँ पर अभी हमने इसको ज़ीरो प्रूव किया है, इस इक्वेशन को अभी हमने ज़ीरो प्रूव किया है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अभी हमने ज़ीरो प्रूव किया है। तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे पास ये पूरा हिस्सा क्या बन गया, ज़ीरो। तो हमें सॉल्व किसे करना है, सिर्फ इसे। तो हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, ए की वैल्यू हमें पहले से पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल के हम सिंपली इस इक्वेशन की भी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, जो कि हमारे पास आ रही है ये। नाउ फोर्थ पार्ट, जैसे ए इन्वर्स निकाला था वैसे ही ए की पावर -2 निकालना है। सो सेम है, पहले ए की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपली रिजॉल्व किया, देन ए इन्वर्स की भी हमें वैल्यू पता है। अब यहाँ पर अगर हमें सीधा ए की पावर -2 निकालने का है तो पहले हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए की पावर -2 निकलेगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिंपली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल दी, देन वी हैव द आंसर फॉर ए की पावर -2। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं केले हैमिल्टन से, एंड दीज आर सम अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम केले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल में हमें समझना होगा कि ये हमारे डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 होता क्या है। सो अब अगर हमारे पास इक्वेशंस ये हैं तो हमारा डेल क्या बनेगा, डेल बनेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को जब हम एक ही रो में अरेंज कर देंगे। लाइक एक इक्वेशन के कोफिशिएंट एक रो में, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट दूसरी रो में, एंड तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट तीसरी रो में, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल। अब डेल 1 क्या होगा, जब हम पहले कॉलम के एलिमेंट्स को इसके कांस्टेंट वाले उससे रिप्लेस कर देंगे, जो भी हमारे पास इक्वल टू के दूसरी तरफ में है। तो क्या किया हमने, पहले रो पे पहला D1 रख दिया, सेकेंड रो में D2 रख दिया, एंड थर्ड रो में D3 रख दिया, और पहला कॉलम हमने पूरा ऐसे एक्स के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया। सेकंड में हम वाई के कोफिशिएंट से रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस हो रहा होगा अब यहाँ पर, एंड थर्ड में डेल 3 में क्या हो रहा होगा, हमारा ये रिप्लेस हो रहा होगा सेम तरीके से। अब हमें इसका क्राइटेरिया क्या है कि हम कैसे पता लगाए कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है कैसे है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ती है डेल की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम है, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम है, उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसकी वैल्यूज़ कैसे निकल रही होंगी, डेल 1 बाई डेल से हमारा x निकल रहा होगा, डेल 2 बाई डेल से हमारा y निकल रहा होगा, एंड डेल 3 बाई डेल से हमारा निकल रहा होगा z। अब अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें निकालनी पड़ेंगी किसकी वैल्यू, डेल 1, डेल 2, डेल 3। हमें फिर पता लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, उससे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी पता नहीं लगा सकते हैं। सो नाउ अगर इनमें से कोई भी एक 0 आ रहा हो, डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई भी एक 0 आ रहा हो, तो क्या बन जाता है हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर सारे 0 हैं तो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। फिर इनमें से किसी भी की एक की भी वैल्यू एक्स वाई जेड, किसी की भी वैल्यू अगर टी ले ले, यहाँ पर इन्होंने जेड की वैल्यू टी ले रखी है, तो अगर किसी को भी हम कुछ भी एक वेरिएबल यानी कांस्टेंट या फिर कुछ भी लेट करके हम बाकी की दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल जो भी हमने लेट किया है, वेरिएबल भी नहीं कांस्टेंट टी।
सो ये था हमारा क्रेमर्स रूल। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो फ्लो चार्ट में पढ़ा है वही थोड़ा इसमें नीचे लिखा हुआ है। एंड अगर अब इसका एक क्वेश्चन देख ले क्रेमर्स रूल का, तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं। पहली ये है, दूसरी ये है एंड तीसरी ये है। तो यहाँ पे हमारा A1 बन जाता है 1, A2 बन जाता है हमारा 2, A3 बन जाता है 2, B1 बन जाता है हमारा 1, B2 बन जाता है 5 एंड B3 बन जाता है हमारा 1 एंड देन C1 बन जाता है हमारा 1, C2 बन जाता है 7 एंड C3 बन जाता है हमारा -1। तो ये हमारा बन गया डेल यहाँ से। अब सिंपली डेल को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेल को ही सॉल्व करना था फ्लो चार्ट के हिसाब से। जब सबसे पहले डेल को सॉल्व किया तो हमारा आ गया नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो में क्या था, हमें डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकाल के, डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 निकाल के हमें सिंपली एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि उन सबका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ना यहाँ से इन्होंने डेल 1 की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं एंड देन ये आई हमारी डेल 1 की वैल्यू, डेल 2 की वैल्यू निकाली हुई है, डेल 2 की ये आ गई है, डेल 3 की हमारे पास वैल्यू आ गई है ये। अब x निकालने के लिए क्या था, डेल 1 बाई डेल, y निकालने के लिए डेल 2 बाई डेल एंड z निकालने के लिए डेल 3 बाई डेल। तो यहाँ से हमारी किस किस की वैल्यूज़ आ गई, x, y और z की। x की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू आ गई हमारी 3 एंड z की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये था हमारा क्रेमर्स रूल। इसका एक और एग्जाम्पल है, ये भी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। नाउ आता है हमारा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन बेसिस। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले वही जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने किया था, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से हमें सॉल्व करना होता है सबसे पहले, जहाँ पर वही हमारा आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर सिमिलर टू मैट्रिक्स से। जो भी हमारा इसका ऑर्डर होगा ए का, वही हमारा ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 आर नेम्ड एज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। यहाँ से हमने पिछले उसमें क्या किया था, लैम्डा को हमने हमने क्या किया था, हमने लैम्डा को सिंपली उसमें ए से रिप्लेस किया था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैम्डा के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लैम्डा से ए के लिए रिप्लेस नहीं करना है, लैम्डा को ही सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फिर एक एक करके इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल के हमें एक आइगन वेक्टर बना लेना है, जो कि कुछ इस फॉर्म में आएगा और यहाँ पर कुछ 3 टर्म्स होंगी। इस फॉर्म में आएगा हमारा आइगन एक वेक्टर, जिसको बेसिकली हर जगह पर x बोल दिया जाता है, यहाँ पर भी x ही लिया गया है, ये रहा एंड इट इज़ क्रॉस। तो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन बना देते हैं एंड देन स्टेप 3 को रिपीट करना है सारी वैल्यूज़ के लिए, पहले लैम्डा 1 के लिए, देन फिर लैम्डा 2 के लिए, देन फिर लैम्डा 3 के लिए। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये निकाला, डिटरमिनेंट सॉल्व किया, लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई 2, 3 एंड 5। देन ए प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे बीच में माइनस आएगा। तो ये माइनस 2ix, देन फिर जब हमने इसको इसके लिए सॉल्व किया, सो वी हैव x3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है तो यहाँ पर 0 पुट किया, तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x2। अब जहाँ पर भी ऐसा केस आ जाए कि कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पे सिंपली इन्हें 1 लेके ही हमारा पहला आइगन वेक्टर हम बना देंगे। सेम ऐसे ही लैम्डा 2 डाल के हमारा दूसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा एंड 3 वैल्यू से तो हमारे 3 आइगन वेक्टर बनेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे तीनों आइगन वेक्टर बन चुके हैं। एंड देन इसमें भी वही गलती है, इसमें भी माइनस आना चाहिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पे माइनस शायद ऊपर वाले में भी होगी, फिर ये गलती है तो हमने करी देख ही लिया था। हाँ ये रही, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब यही इसका एक दूसरा क्वेश्चन है एंड ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। नाउ कम्स टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सिंपली हम किस फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। देन हम रैंक निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, a देन फिर ये कॉलन्स एंड देन b, ऐसे बनता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसकी हम रैंक निकालते हैं, देन रैंक से हम पता लगाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी।
अगर हमारा रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल है तो हमारी कंसिस्टेंसी क्या होगी। इसके दो केसेस बनते हैं हमारे। पहला केस जहाँ पर ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल है और दूसरा केस जहाँ पर ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से कम है इसका रैंक। रैंक इसके बराबर है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, रैंक इसके बराबर नहीं है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर रैंक हमारी ए की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो सिंपली इनकंसिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि नो सॉल्यूशंस। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा ए है, हमने यहाँ से अपना इक्वेशन से ए बना लिया है। इस इक्वेशन से इससे हमारा बी बन जाएगा। बी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे ए और बी की। नाउ इसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे एंड देन हम इसकी रैंक निकालेंगे, जो कि अभी हमारे पास रैंक ऑफ ए हमारी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल आ रही है, क्योंकि देखिए बी भी हमारा क्या आ रहा है, 3 ही रोज़ में है एंड इसकी भी रैंक हमारी 3 ही रोज़ में है। रैंक होती है, अभी आएगा हमारा अगला टॉपिक ही है शायद, या फिर इससे अगला टॉपिक होगा रैंक हमारा। रैंक होता है हमारी नॉन ज़ीरो रोज़, जो कि एक मैट्रिक्स में बचती हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जिन्हें दो फॉर्म में किया जाता है, क्लियर एंड नॉर्मल फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज़ दोनों की बराबर हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए हमारा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन ये आ गई। इसमें हमारे होते हैं दो केसेस, क्या ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल हैं या फिर ये उससे कम है, इक्वल है या फिर उससे कम है। तो ये हमारा कौन सा केस है जिसमें हमारा ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सिंपली अब हम इसमें इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में हम इसे सॉल्व करके इसके एक्स वाई और जेड के सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। सेम इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी, ये भी प्रैक्टिस करके देखना। नाउ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। अब इससे हमें क्या निकालना है, सेम इससे हमें निकालना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब वो कैसे निकल सकता है कि हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे ए, या तो उसके इक्वल टू में या फिर ऐसे ऑगमेंटेड तरीके से हम दूसरा मैट्रिक्स लेंगे उसी के ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि रो की ट्रांसफॉर्मेशन, रो इस रो को उससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया या फिर ऐसा कुछ करके हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। और जो ऑपरेशन हम इसके साथ कर रहे हैं सेम ऑपरेशन हम इस वाले मैट्रिक्स के साथ करेंगे। तो जब हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पर, तो हमारा ये निकल के आएगा ए इनवर्स। इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कि हमने R2 को क्या कर दिया, R2 माइनस 2/3 R3। और जब हम R2 को यूज़ कर रहे होंगे, R1 को यूज़ कर रहे होंगे, तब हम R1 को छेड़ नहीं सकते उसी ऑपरेशन के दौरान। यानी कि अगर हमें छेड़ना है R1 को, तो हम फिर नीचे की तरफ में इसके साथ कुछ कर सकते हैं। R1 को हम इसी के साथ नहीं कर सकते कुछ, ठीक। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसका ख़त्म हो रहा है। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारा थोड़ा बहुत आया हुआ है पहले। ना हम आ जाते हैं रैंक पर कि रैंक क्या होती है। रैंक होती है हमारी आर रोड का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो जिसमें नॉन ज़ीरो रोज़ जो भी होंगी हमारी, वो होता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिंपली। ना यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखी है कि माइनर्स क्या होते हैं एंड वो क्या होते हैं। तो माइनर्स होते हैं हमारे, एक भी अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें मान लो हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मान लेते हैं इसकी रैंक 2 है, यानी कि इसमें से एक रो इसकी ज़ीरो होगी। तो जब इसकी एक रो ज़ीरो है तो इसका मतलब कि हमारे ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे ज़ीरो होंगे, क्योंकि ऊपर की जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं तब हमारा क्या होता है कि हम इसको डायगनली 1 लेके इसको भी डायगनली 1 बनाते हुए चलते हैं, तो हमारे ये ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते हैं ऊपर से नीचे। तो पहला यहाँ पे ज़ीरो आता है, फिर यहाँ पर भी ज़ीरो आता है, यहाँ पर भी ज़ीरो आता है। लेकिन अब जब इसकी रैंक 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये लास्ट की पूरी रो ज़ीरो होगी। तो जब हमारी लास्ट की रो पूरी ज़ीरो है तो माइनर्स यहाँ पे क्या होंगे, ये क्या बताना चाह रहा है कि ये जो माइनर्स बनेंगे, माइनर्स क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स से, तो हम उसे माइनर कह देते हैं। जैसे यहाँ पर एक माइनर हमारा ये बने और दूसरा माइनर हमारा ये बनेगा, तो ये क्या कहना चाहता है कि इन दोनों माइनर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो ही होगा।
रैंक हमारा ये डिपेक्ट करता है। तो ये हमारी अब एक्लियन फॉर्म की बात हो रही है। एक्लियन फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो हम इसके पहले डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाते हुए फिर बाकी के एलिमेंट्स को 0 करते हुए चलते हैं। जैसे एक एलिमेंट ये 1 बन गया, फिर ये 1 बना तो ये इसको 0 कर दिया, देन ये 1 हुआ, अगर होता है तो फिर देन जितना भी है उसके हिसाब से आगे आगे प्रोसीड करते रहेंगे हम। नॉर्मल फॉर्म किस तरीके की होती है, हमारी होती है इस तरीके की। ये हमारा एक तरीके से एक्लियन में आ सकता है, पर ये भी हमारा एक्लियन में आ सकता है क्योंकि इसमें भी ज़ीरोज़ हैं लास्ट की रो में, लेकिन कॉलम वाले जो हैं हमारे एक्लियन में नहीं आ सकते। लाइक ये भी हमारा एक्लियन में आ सकता है, पर ये आना मुश्किल है हमारा। तो हमारा नॉर्मल और एक्लियन फॉर्म में हल्का सा ये डिफरेंस है। नाउ ये एक क्वेश्चन है, हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका हमें रैंक निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्म में सिंपली वही हमारे कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको C1 को C1/8 किया है, देन R3 को R3 + R1 किया, देन ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस और हुई हैं। तो हमारा आखिर में हमारा एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से अगले स्टेप में यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी रैंक क्या आई है, अब यहाँ पे इसकी रैंक क्या बनी है, 0 0 1 0, यानी ये भी नॉन ज़ीरो रोज़ है और ये ऊपर वाली तो है नॉन ज़ीरो रोज़। तो इसकी रैंक क्या बन गई, नॉन ज़ीरो रोज़ इसकी कितनी है, 3, तो इसकी रैंक हो गई हमारी 3। ऐसे ये कुछ और क्वेश्चंस है नॉर्मल फॉर्म एंड इसके रैंक निकालने के। सो हियर आवर यूनिट 3 एंड्स एंड ये है हमारे यूनिट 3 के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही निकाले गए हैं। इन्हें भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। A few moments later. We are going to start with unit 4, which is where first topic comes divergence and curl of a vector field. अब डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है कि किसी वेक्टर का वेक्टर फील्ड का बिहेवियर कैसा है किसी पॉइंट के तरफ, क्या वो उसके टूवर्ड जा रहा है या फिर उससे अवे में है। एंड डाइवर्जेंस का जो हमारा फंक्शन है उसको हम एज अ ग्रेडियंट फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ग्रेडियंट फंक्शन का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें उस वेक्टर फील्ड के साथ तो हमारा निकल आता है डाइवर्जेंस। लाइक हेयर इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये आई कैप वाले के साथ जाएगा। आई कैप वाले के सामने क्या होता है, पी, कोफिशिएंट क्या होता है आई कैप का, पी, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ये जे कैप वाले के साथ जाना चाहिए, तो जे कैप का क्या कोफिशिएंट होता है, क्यू, तो डेल क्यू अपॉन डेल वाई। एंड थर्ड ये जाएगा हमारा के कैप वाले के साथ में, डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, किसके साथ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ के कैप, तो हमारा ये आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल जेड। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो वेक्टर फील्ड थी वो किस फॉर्म में थी, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, इस फॉर्म में थी हमारी वेक्टर फील्ड। सेम क्रॉस कर्ल में भी इसी फॉर्म में ली जाएगी। तो इसी फॉर्म में थी हमारी ये वेक्टर फील्ड एंड इससे हमने डाइवर्जेंस निकाला इसका। तो हमारा ये हमारा एक जनरल फार्मूला आया और ये बना कैसे, ग्रेडियंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने इस वेक्टर फील्ड के साथ। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है e की पावर x आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है किस पॉइंट के अराउंड, 0 2 -1, इसके अराउंड हमें निकालना है इसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, तो यानी कि इस डेल अपॉन डेल एक्स का क्या आया, आई कैप के साथ, यानी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप के साथ, तो e की पावर x, तो इसका जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा हमारा e की पावर x। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप वाई जेड, इसका आ जाएगा z, और वाई जेड स्क्वायर का आ जाएगा हमारा 2yz, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया है, यहाँ पे भी इन्होंने एज इट इज़ लिया है। तो अब ग्रेडियंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास आ गया ये एक फंक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमें इस पॉइंट के अराउंड हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो एक्स वाई जेड में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो e की पावर 0 -1
क्योंकि z में डालना था, एंड देन 4 क्यों आया ये, क्योंकि यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 थी एंड z की क्या थी, -1, तो -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 टू द 4, तो सिंपली ये आ गया हमारा 4। एंड यहाँ पे फिर इसकी बस ये कंसिडरेशन बताई हुई है कि अगर ये एक फ्लूइड की वेलोसिटी बता रहा होता तो हमें इससे क्या पता लगता कि फ्लोइंग इन कम है और फ्लोइंग आउट ज़्यादा है इस फंक्शन के थ्रू। ये जो हमने इसका डाइवर्जेंस निकाला, इस डाइवर्जेंस के थ्रू हमें ये पता लगता है कि अगर इसकी कंसिडरेशन हम लेते कि ये जो फंक्शन है अगर हमारा वेलोसिटी दे रहा है किसी फ्लूइड की इस पॉइंट के अराउंड, तो उसका फ्लोइंग इन कम है एज कंपेयर टू फ्लोइंग आउट। ठीक, तो नाउ अब लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कर्ल। अब कर्ल क्या बताता है हमें, कर्ल बताता है हमें किसी वेक्टर फील्ड की रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। अब इसकी अगर हम सिंपल सी नोटेशन देख लें तो हम इसको समझ सकते हैं कि अब हम ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उस फंक्शन के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट उस फंक्शन के साथ अगर हम ले लें तो वी हैव कर्ल। अब हम इसे समझ कैसे सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें चाहिए हो तो इसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास ये, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कर्ल का ये है, पर इजी क्या है, डिटर्मिनेंट वाला। इसको समझना आसान है क्योंकि हमने पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट करके आए हैं, 11-12 में भी देखा होगा, तो उससे हमारे लिए इसको समझना, डिटर्मिनेंट वाले तरीके को समझना आसान है, इसको नहीं तो रटना पड़ेगा फालतू में। सिंपली फर्स्ट रो जैसा कि हमें पता है आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में ग्रेडियंट फंक्शन एंड थर्ड रो में पी क्यू आर। पी इज कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, क्यू इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड आर इज कोफिशिएंट ऑफ के कैप। तो यहाँ से जब हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वी हैव द सेम फंक्शन जो कि हमारा यहाँ पर था, सेम फंक्शन हमारा निकल के आ जाएगा। जो आंसर इस फंक्शन से आएगा वही हमारा इस वाली इक्वेशन से आएगा, तो दोनों सेम ही हैं। नाउ देयर आर सम रिलेशंस बिटवीन डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो कर्ल हमारा होता है ये होती है हमारी डाइवर्जेंस, एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज 0 एंड कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट फंक्शन इज आल्सो 0। तो ये हमारे कुछ दो रिलेशंस डाइवर्जेंस और कर्ल के बीच में। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फील्ड के अराउंड निकालना हो, यू के अराउंड किसी भी एक फील्ड है हमारे पास यू, उसके अराउंड निकालना हो तो हमें सिंपली उसका ग्रेडियंट लेके उसको उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देना है। जैसे कि अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझे तो हमारे पास ये है एक फंक्शन और इस फील्ड के अराउंड हमें निकालना है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इस पॉइंट पे। तो इसका हमने क्या करा, ग्रेडियंट निकाल दिया। ग्रेडियंट निकालते वक्त हमने वही डॉट प्रोडक्ट लिया है सेम जैसा डाइवर्जेंस में कर रहे थे, एक तरीके से डाइवर्जेंस ही निकाला है हमने इसमें। ये आ गया हमारे पास डाइवर्जेंस निकालने के बाद आंसर। नाउ इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, दिस। यूनिट वेक्टर आपको पता हो तो इसको वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। नाउ अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, डॉट प्रोडक्ट लेके हमारे पास ये आंसर आ गया, as simple as that। एंड यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारा ये पॉइंट था ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक्स जेड और वाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे डाली है तो ये हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन अबाउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, ग्रीन्स थ्योरम हमारी बेसिकली होती है एक जो फंक्शन होता है उसे हमारा डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ किया जाता है। नाउ अब इसको करते कैसे हैं, ये तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला हो गया, इसको अभी क्वेश्चन से समझते हैं कि इसे हम करते कैसे हैं। ये रहा इसका एक क्वेश्चन, सिंपली पहले फॉर्मूला लिखा, अब डेल m अपॉन डेल वाई निकालना था, ये हो गया हमारा m, ये हो गया हमारा n। डेल m अपॉन डेल वाई निकाला, ये आ गया। डेल n अपॉन डेल x निकाला, ये आ गया। अब y की हमारे पास क्या लिमिट दे रखी थी, +-1 एंड x की क्या लिमिट दे रखी थी, +-1। तो सेम हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन पे लिमिट्स इनकी रख दी। देन सिंपली इनको
सिंपली हमने इनको इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर 2x माइनस एक्स का हमारा आ जाता है x, और x का इंटीग्रेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगाए, आंसर 0 आ गया। अब फिर 0 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी 0 ही आता है, तो सिंपली इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। नाउ देर इज सम अनदर क्वेश्चन अबाउट ग्रीन्स थ्योरम। अब हम आ जाते हैं स्टोक्स थ्योरम पे। स्टोक्स थ्योरम को अगर हम सिंपली समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये एरिया को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है। या फिर अगर इसके किसी को डेफिनेशन चाहिए तो एक हमारे पास होता है स्मूथ सरफेस होता है, जो कि सी कर्व में, सी के क्लोज्ड कर्व में हमारा क्या होता है, बंद होता है। तो हमारे पास एक एफ होता है वेक्टर फील्ड, जो कि ओपन रीजन होता है, जिसमें हमारा एस जो है इंक्लूडेड होता है। तो हमारा इसमें एस जो है स्मूथ सरफेस, ये हमारा इसमें इंक्लूडेड है इस ओपन रीजन में। तो अब हम इसको करते कैसे हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सिंपली यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कुछ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एंड हमें इसका निकालना है, वही स्टोक्स थ्योरम निकाल के इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें कर्ल सॉल्व कर लेंगे इसका, क्योंकि हमें एज इन नीड, हमें फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले कर्ल की ज़रूरत है। देन वी नीड अ यूनिट वेक्टर एन कैप, जहाँ पर हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई भी वो सरफेस नहीं है। तो वो कैसे पता लगेगा, अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, या कुछ लोग तो पॉइंट्स देख के समझ जाएंगे कि ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, एंड ये जो अगला कोऑर्डिनेट है यहीं पे ये भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब हमारा के कैप में कोई भी मूवमेंट नहीं है। इसमें एक बारी मूवमेंट आई, इसमें भी आई हुई है, इसमें भी आई हुई है, इसमें भी आई हुई है। तो यानी एक्स में भी कभी ना कभी मूवमेंट आई थी, वाई में भी कभी ना कभी मूवमेंट आई थी, पर एक्स जेड में अभी तक मूवमेंट नहीं आई है। तो के कैप ही हम यहाँ पे एन कैप की तरह यूज़ करेंगे। तो जब हमने यहाँ से कर्ल निकाल लिया, तो देन इस कर्ल में हम ये के कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। देन सिंपली इसकी लिमिट्स लगा के हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में, देन फिर x के रिस्पेक्ट में, एंड वी हैव द आंसर दिस। एंड लिमिट्स वी नो कि क्या लगानी है, 0 to 1 एंड 0 to 1। एंड ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है इसी का, स्टोक्स थ्योरम के ऊपर बेस पे। देन दिस इज अनदर क्वेश्चन। देन कम्स द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ कॉस। ये मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर में भी थे, एंड अभी तक जितने भी हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं हमने, जितने भी तक समझाए हैं। एंड अगर इसको समझने का एक आसान तरीका बताऊं तो वो है हमारे पास कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सिंपली सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे डी को हम डी में चेंज कर रहे हैं, और इसको अगर हम समझना चाहें तो एस जो हमारा स्मूथ पीस वाइज एक स्मूथ क्लोज सरफेस है, जो कि हमारा एक ई यानी सॉलिड ई में हमारे स्पेस में बंद है वो। तो हमारे पास एक वेक्टर एफ है, जो कि एक वेक्टर फील्ड है, जिसका हमारे सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, एंड ये एक ओपन रीजन है जिसमें हमारा ये सॉलिड ई आता है, जिसको ये कंटेन करता है। तो सिंपली इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना था हमें, डाइवर्जेंस, और एफ क्या हो रहा था हमारे इसमें कन्वर्ट कहाँ हो रहा था, सिंपली एफ वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा फंक्शन, and S is the surface of a sphere having center at 3, -1, 2, जिसका रेडियस है 3। तो सिंपली हमें ये E दे दिया अब यहाँ पे। सो नाउ अभी हमारे पास डबल इंटीग्रल है, यानी सरफेस इंटीग्रल है। हम वाइस वर्सा भी यूज़ कर सकते हैं इस थ्योरम को, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम में, वॉल्यूम से सरफेस में। नाउ अब इस सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम में चेंज करने के बाद हमारे पास सिंपल होगा कि डाइवर्जेंस निकाल ले इस फंक्शन का। डाइवर्जेंस निकाल के वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया ये, यानी कि 3v। अब स्फेयर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³, एंड इसके फॉर्मूले पुट करके हमारे पास आ गया आंसर 36 पाई, एंड हेंस हम इसको सिंपली जब इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे, देन वी हैव द आंसर 108 पाई। So this is the example of divergence theorem of cos, and these are some another examples, and here we completed our unit 4.